गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जो 2-3 दिन पहले बजट आया है, बजट 2024-25। मेरे पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है कि बजट के कौन से हिस्से को एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए और इसके कौन कौन से फैक्ट एंड फिगर्स याद रखने की ज़रूरत है। नॉर्मली मुझे बच्चे क्लास में भी पूछते हैं कि कैसे याद करें, तो बहुत सारे हैं और हर बार आएंगे, तो कौन कौन से फैक्ट और फिगर याद रखने की ज़रूरत है या इसको प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस पूरे सीरीज में मिलेंगे। इसको प्री और मेंस के अकॉर्डिंगली आप समझेंगे तो जरूर, लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिसको मैं यहाँ बता तो दूंगा आपको, लेकिन इसको विषय विशेष ज़्यादा तरीके से समझने के लिए आपको मेरे बेसिक लेक्चर्स को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आज शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 112 में मेंशन है कि हर बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एस्टिमेटेड बजट, बजट शब्द मेंशन नहीं है, तो एस्टिमेटेड जो भी खर्चे हैं, जो भी आय है, इसको पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करेगी। तो अभी चल रहा है जुलाई, तो अभी से लेकर 31 मार्च तक का जो भी खर्चा है, जो भी पैसा मिलना है या जो भी खर्च करना है, इसका एक आकलन सरकार को किसके सामने रखना होगा? पार्लियामेंट के सामने रखना होगा। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है पार्लियामेंट में, इसकी जगह जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्क्रीन पे ध्यान देते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। और कौन से आर्टिकल में? अंडर आर्टिकल 112। इसी तरह के बहुत सारे बेसिक प्रश्न हैं। पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? चुनाव के पश्चात पहली लोकसभा में बजट कौन लेकर आया? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। बजट में बेसिकली 3 हिस्से हो सकते हैं, कोई बहुत बेसिक बातें इसमें नहीं होंगी, इसके लिए एक अलग वीडियो है। 3 हिस्से हो सकते हैं। पहला, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में कि कितना पैसा कंसोलिडेटेड फंड में आना है, कितना खर्चा होना है। कंटिजेंसी फंड के बारे में और पब्लिक अकाउंट फंड के बारे में। ठीक है, अब आप समझिएगा यहां से ध्यान से। गवर्नमेंट ने 2 योजनाएं सोच रखी हैं, दिमाग में प्लान सोच रखे हैं। एक तो बाई 2047 भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। पिछले वाले इंटरिम बजट में भी हमने देखा और अभी भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट 2047 को लेकर बहुत डेडिकेटेड है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने फोकस किया 4 मेजर कास्ट पे। अब यहाँ पे वर्ड कास्ट जरूर यूज किया है। जो बच्चे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं वो इस चेंज को देखें कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि कास्ट सिस्टम खत्म हो। इन 4 मेजर कास्ट में हम लोग ने वर्ड यूज किया। किसके लिए बजट मेंशन किया? गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। हमने पूरी कोशिश की कि इन 4 कास्ट के लोगों को हम मैनेज कर सकें या इनकी जरूरतों को पूरा कर सकें। विकसित भारत ऑब्जेक्टिव जो कि 2047 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अचीव करना है, इसके लिए 9 प्रायोरिटीज तय करी गई। मेंस के अकॉर्डिंगली आप ऐसे प्रश्न को समझ सकते हैं कि 2047 के भारत को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या एफर्ट कर रही है, इसके सारे सीक्वेंस बजट में दिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे बात करते हैं। जो सबसे पहली प्रायोरिटी करी, गवर्नमेंट ने ये फिक्स करने की कोशिश करी है कि कैसे हम एग्रीकल्चर को क्या कर सकते हैं? प्रमोट कर सकते हैं। कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और कैसे एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। इसके लिए सरकार ने कुछ उपाय बताए। देखिए, सबसे पहला, गवर्नमेंट ने कहा कि इस पर्टिकुलर ईयर में 2024 में 2025 के मार्च तक 109 HYV सीट्स और 32 फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रिलीज की जाएंगी, नए तरीके से लाई जाएंगी। यहां पे 2 प्रश्न समझिए। HYV क्रॉप्स क्या है? ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स क्या है? और दूसरा हॉर्टिकल्चर क्या है? तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, ऐसी क्रॉप्स जिनसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है उतने ही हेक्टेयर खेती में, उसे हम क्या बोल रहे हैं? HYV क्रॉप्स बोल रहे हैं। ठीक बात है। और हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हुआ? बागवानी से मतलब हुआ। तो गवर्नमेंट इन दोनों को प्रमोट करके क्या इंश्योर करना चाहती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंश्योर करना चाहती है। समझने की बात है, आज भी हमारे जो किसान HYV सीड यूज कर रहे हैं,
ये सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स पर, ठीक बात है। लेकिन हम यहाँ पे पैरेलल में ये भी प्रमोट करना चाहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन को या नेचुरल फार्मिंग को। तो अगर हम इन सीड्स के वैरायटीज को चेंज नहीं करेंगे तो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट अब जो नई वैरायटी लाना चाहती है वो कैसे लाना चाहती है, वो नेचुरल फार्मिंग से कॉम्पिटेबल चीज़ों को लाना चाहती है। इसीलिए 109 नए तरीके के वैरायटी के सीड्स और 32 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रिलीज करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत इंश्योर्ड है कि विकसित भारत में नेचुरल फार्मिंग का रोल रहेगा। नेचुरल फार्मिंग से हम एग्रीकल्चर, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले गोल को समझ सकते हैं, ठीक बात है। तो एक मेंस के हिसाब से समझिए कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए नेचुरल फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे देखिए, गवर्नमेंट ने यह भी तय किया कि अगले 2 सालों में, इन द नेक्स्ट 2 years, 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री विल बी इनिशिएटेड इनटू द नेचुरल फार्मिंग। गवर्नमेंट ने कहा कि हम अगले 2 सालों में लगभग 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग में लेकर आएंगे, उन्हें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, ब्रांडिंग प्रोवाइड करेंगे, इस तरह की कुछ चीजें करेंगे ताकि नेचुरल फार्मिंग प्रमोट हो। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं, तो आंसर इज नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये मेंस का एरिया हो सकता है कि आपसे यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या हैं, इस पे पूछा जाए प्रश्न। एक और पॉइंट समझिए, गवर्नमेंट ने यहाँ ये भी स्टेब्लिश किया कि वो 10,000 न्यू बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर स्टेब्लिश करेगी, ठीक बात है। कितने? 10,000, ये इन द नेक्स्ट 2 years। अब यहाँ पे ये पॉइंट तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि मेंस के, कि गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। बट यहाँ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, ये क्या होते हैं। तो आप समझिए, हम लोगों को हल्का फुल्का पता है, हमारे किसानों को बहुत अच्छा आइडिया नहीं है कि कौन सी फसल में कौन से ऑर्गेनिक मैन्योर हमें यूज करने चाहिए या किनसे हमें सबसे अच्छा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ठीक बात है। तो किसानों को नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करने के लिए जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है उसको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं क्या, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर। तो डेफिनेटली ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, आज की डेट में देखिए ये एक चैलेंज भी है, समझिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के सामने चैलेंजेस क्या है, या अगर गवर्नमेंट नेचुरल फार्मिंग को करना चाहती है तो चैलेंजेस क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चैलेंज को समझ भी रही है और उसको दूर करने की कोशिश भी कर रही है। क्या कह रहे हैं, इंडिया हैज मोर देन 1 million फार्मर प्रैक्टिसिंग एग्रो इकोलॉजिक फार्मिंग। 1 million से ज्यादा किसान कर रहे हैं ऑलरेडी, बट मैनी ऑफ देम आर फेसिंग स्ट्रगल, बहुत सारे स्ट्रगल करें। और ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है क्लियरली, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है, नीड बेस्ड बायो इनपुट सेंटर को एस्टेब्लिश किया है कि आखिर आप नेचुरल फार्मिंग करिए बट कौन से केमिकल यूज करेंगे, कौन से पेस्टिसाइड यूज करेंगे, इन सब बातों को बताने के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो बायो रिसोर्स सेंटर होंगे ये क्या है, देखिए बायो रिसोर्स सेंटर इज अ सिंगल स्पेस फॉर नॉलेज for all bio inputs applicable to the specific agroecological zone। किस जोन में किस तरह के फर्टिलाइजर बेस्ट होंगे, कहाँ क्या होंगे, इस तरह की कुछ बातें करने के लिए हमने बीआरसी सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं, ठीक बात है। तो व्हाट इज बीआरसी सेंटर्स, ये प्रीलिम्स का हो गया। और बीआरसी सेंटर्स क्या क्या करेंगे, कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को अचीव करने में हमारी मदद कर रहे हैं, या किसान जो एग्रो इकोलॉजिकल खेती कर रहे हैं उनके सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए कैसे सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे, राइट। देखिए आगे, इसी तरह सरकार ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पल्सेस और ऑयल सीड्स पर फोकस किया। कहा कि आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, एक शब्द यूज किया कि आत्मनिर्भरता के लिए हम लोग पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनमें सेल्फ सफिशिएंसी करेंगे। मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, इसको प्रमोट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसे समझ सकते हैं एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है कि प्रोडक्टिविटी को फोकस कर रही है। प्रोडक्टिविटी में उन चीजों को, किसी को सेल्फ सफिशिएंसी बनाने के लिए और किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए, ठीक है।
फोन बजते रहते हैं तो उसको ऑफ करना पड़ता है। चलिए, गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट विल फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीआई इन एग्रीकल्चर फॉर कवरेज ऑफ फार्मर एंड दियर लैंड इन 3 years। समझिए, अगले 3 सालों में डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर भी बनाएगी। तो अगेन वही पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज डीपीआई। ठीक है, तो देखिए ये मेंशन नहीं है बजट में, ये बजट के वो पॉइंट्स हैं जो हमारे सामने हैं और इसकी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो डीपीआई क्या है? DPI refers to the foundational digital system and platform that enable essential public service। अरे जन सुविधा केंद्र, या किसानों को कुछ डिजिटल आइडेंटिटी चाहिए, पेमेंट सिस्टम चाहिए, जो डेटा चाहिए या कोई और मदद चाहिए, सर्विस की डिलीवरी चाहिए, इसके लिए कुछ सेंटर बनाए, इसको हमने क्या नाम दिया? DPI दिया। तो जहां गवर्नमेंट ने कहा कि हम BRC बनाएंगे एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए, वहां किसानों की मदद के लिए एक और क्या चीज एस्टेब्लिश करेंगे? DPI। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो जैसे ये है ना, अ प्रोविजन ऑफ 1.52 लाख करोड़ रुपीस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर वाज अनाउंस्ड दिस ईयर। तो आपको क्या लगता है ये कभी भी पूछा जाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं। अगर कोई पढ़ा रहा है तो या तो उसने एग्जाम नहीं दिए हैं, ठीक है, ये किस एग्जाम में पूछा जाएगा? ये SSC में या कुछ छोटे एग्जाम में, नलकूप ऑपरेटर या इस तरह के एग्जाम में जहां तारीख याद करना, समय याद रखना जरूरी है। यूपीएससी में तो आपको OSD मिलेगा ना, एक वो एक आपका असिस्टेंट मिलेगा, आप उसको बोलोगे ना साहब ये तारीख नोट करो, हमें यहाँ मीटिंग में जाना है, तो उसका काम है ये। तो ये फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बजट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको यहाँ बहुत मन कर रहा है तो कैसे कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ बजट को समझें कि आखिर इस एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में एक सीक्वेंस में बजट कितना आ रहा है, क्या ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है या डिक्लाइन हो रहा है या इसमें कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये सारी बातें। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने किसानों की मदद के लिए एक और अनाउंसमेंट किया। क्या कहा? कि वो इशू करेगी जन सामर्थ्य बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड इन 5 स्टेट। तो KCC आपको पता है कि किसानों को बहुत छोटे छोटे समय के लिए कुछ छोटे छोटे क्रेडिट की जरूरत होती है, उन्हें सीड्स खरीदना है, उन्हें फर्टिलाइजर खरीदना है, इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसके लिए छोटे समय के लिए लोन प्रोवाइड करना सस्ते दामों पे क्या कहलाता है? किसान क्रेडिट कार्ड कहलाता है। अब ये सामर्थ्य बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, ये जन सामर्थ्य बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? तो समझिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्टल इशू किया है, अ सिंगल विंडो पोस्टल या सिंगल विंडो गेटवे समझ लीजिए, कि यहाँ आप 13-14 सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। उसी एक सर्विसेज में हमने किसान क्रेडिट कार्ड रख दिया कि आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सिंपली जन सामर्थ्य पोर्टल से आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? जन सामर्थ्य बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड। ये अगेन प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मेंस में तो पूरा चल रहा है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर के सामने चैलेंजेस क्या है उसको समझने के लिए इन सबको हम कैसे यूज करेंगे। क्लियर हो गया सबको? चलिए एक और देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग ने फाइनेंशियल सपोर्ट टू सेटिंग ऑफ द नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर ऑफ द श्रिम्प ब्रूड स्टॉक का, श्रिम्प ब्रूड स्टॉक और न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर के लिए हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट हो गया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसा भी बजट में प्रावधान है। बट यहाँ पे प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। पहला, ये श्रिम्प ब्रूड स्टॉक्स क्या हैं? क्लियरली एग्जाम में आएगा। तो समझिए, श्रिम्प फार्मिंग के लिए, झींगा के उत्पादन के लिए कुछ 9 से 10 महीने के एडल्ट, श्रिम्प एडल्ट, इनकी फार्मिंग श्रिम्प ब्रूड स्टॉक कहलाती है। इनको श्रिम्प ब्रूड स्टॉक कहते हैं, और इनकी ब्रीडिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर बनाएंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। तो जो आप झींगा खाते हैं, जो मछली खाते हैं, देखिए मैं तो नहीं खाता हूँ, जो खाते हैं बताएं उनकी उम्र कितनी रहती है औसत? जिन मछलियों को खाते हैं, जिन झींगे को खाते हैं, उनकी औसत उम्र कितनी रहती है? तो मुझे तो नहीं पता ना, मुझे विशेष आइडिया इस बारे में। तो श्रिम्प में जो मेल है उसको पैदा करना ताकि वो उत्पादन कर सके, ढेर सारी झींगा उत्पादन कर सके, उनको क्या बोल रहे हैं? श्रिम्प ब्रूड स्टॉक। एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे इस पे, क्योंकि ये हमारी एक सीरीज और है ना, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी की, वहां पे भी इंपॉर्टेंट है और ये क्लियरली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा देखिए, अब ये पहली प्रायोरिटी हो गई,
और पहली प्रायोरिटी से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं और मेंस में भी आ रहे हैं। बजट पढ़ने का सही तरीका ये है, क्योंकि अगले आने वाले पूरे साल में इसी तरह की चीजें, क्योंकि बजट में केवल अनाउंसमेंट रहते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने एक स्कीम डिक्लेयर करी, इंट्रोड्यूस करी बजट में, तो इस स्कीम के जो गाइडलाइंस होंगी, जो स्कीम की मिनिस्ट्री होगी, सब आगे हम तय करेंगे आने वाले साल में। तो बजट एक बेस है जो पूरे साल के करंट अफेयर को भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाता है कि आप किन किन चीजों पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो ऐसे 3-4 वीडियो बनेंगे हमारे प्री और मेंस में, जिसको आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखिए नंबर 2, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को भी गवर्नमेंट अपने विकसित भारत प्लान में रखना चाहती है। जाहिर सी बात है, अगर रोजगार नहीं बढ़ेगा तो विकसित भारत का सपना केवल सपना रह जाएगा। रोजगार बढ़ाने को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत फोकस्ड है। इसीलिए जो दूसरे नंबर की प्रायोरिटी है युवा, और युवाओं के लिए क्या, रोजगार और स्किल, इस पे फोकस किया है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी है। देखिए, द गवर्नमेंट विल इंप्लीमेंट 3 स्कीम्स, और दीज स्कीम्स आर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, यानी नौकरी मिलने के बाद कुछ इंसेंटिव है, और ये उसी प्रधानमंत्री पैकेज का एक हिस्सा है। पीएम पैकेजेस क्या है, इसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। देखिए समझिए, these 3 schemes will be based on the enrollment in EPFO ना। EPFO भी पढ़िएगा प्रीलिम्स से, आपने पता होगा आपका एक पेपर भी होता है EPFO का। जितने बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज देते हैं वो EPFO का पेपर भी देते हैं। बहुत आसान पेपर होता है, आसान उनके लिए होता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो प्रीलिम्स होता है, इसमें मेंस नहीं होता, उसके बाद सीधे क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो आप इसका भी पेपर पे फोकस करें। खैर वापस लौटते हैं मुद्दे पे। तो ईपीएफओ बेस्ड कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आ रही है, किसके लिए, टू सपोर्ट एम्प्लॉय, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, पहली स्कीम फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए, दूसरी स्कीम एम्प्लॉयज जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इनके लिए, और तीसरी स्कीम एम्प्लॉयर्स के लिए। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली। और ये पूछा जा सकता है मेंस में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विकसित भारत के लिए एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रही है, स्किलिंग को प्रमोट कर रही है, या प्रोविडेंट फंड को मैनेज करने के लिए क्या क्या एफर्ट कर रही है। ठीक बात है, आगे देखिए। अच्छा ध्यान से देखो, हो सकता हो कि ये इमेज पिक्चर में आपको क्लियर ना दिख रही हो, बट आप ध्यान दे, जब आप बजट पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हो, तो अगर ऐसा कोई ग्राफिक्स देखें तो उसको तुरंत कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे भेज लें। मैंने हर साल ऐसा पाया है कि अगर गवर्नमेंट स्कीम या प्लान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसे ग्राफिक्स से है। ठीक बात है? तो जितने जैसे ही ऐसा कोई ग्राफिक्स देखो उसको तुरंत डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप पे भेज लो। ये बहुत इसेंशियल टिप है, बहुत काम आने वाली है आपकी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 3 स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए 3 स्कीम। तो स्कीम ए फॉर द फर्स्ट टाइमर्स, ऐसे लोग जिनको पहली बार नौकरी मिल रही है। क्या कहा कि इनको, जिनको पहली बार नौकरी मिल रही, इनको फर्स्ट मंथ की सैलरी, कितने महीने की, जो पहले महीने की उनकी सैलरी होगी, या अप टू 15,000 रुपीज 3 इंस्टॉलमेंट में, अगर ऐसे एम्प्लॉय के यहां मिल रही है जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है। ठीक बात है? जिसके यहाँ प्रोविडेंट फंड कटता है। तो अगर ऐसा कोई एम्प्लॉयर है, आप उसके यहाँ नौकरी करने जा रहे हैं, तो सरकार आपको इंसेंटिव के तौर पर कितना रुपए देगी, मैक्सिमम 15,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट। या अगर इससे कम सैलरी है, मानिए आपकी सैलरी 14,000 रुपए है, तो कितना रुपए मिलेगा आपको, 14,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट। तो पहली स्कीम युवाओं के लिए कि जैसे ही आप पहली नौकरी करने जा रहे हैं तो प्रोविडेंट फंड के लिए ईपीओ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर के यहाँ जब कर रहे हैं तो आपको सरकार 15,000 रुपए की मदद करने वाली है 3 इंस्टॉलमेंट में। तो ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पक्का है, पूछा जा सकता है। इसकी और डिटेल्स आएंगी कि कैसे करेगी, कब करेगी, कौन नोडल एजेंसी होगा, कौन डीबीटी करेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगा, या कैसे करेगा, ये सब डिटेल अभी आनी है। दूसरा, सरकार का जो दूसरी स्कीम है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए है, ऐसे एम्प्लॉयज के लिए जैसे हेडिंग में मेंशन है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक बात है? तो कहा कि incentive provided directly to the both employee and employer as per their EPFO contribution in the first 4 year of employment। ठीक बात है, किसी आदमी की नौकरी लगी है और 4 साल, जब उसको 1 से 4 साल काम करते हो गया, तो जो उसका कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इसके एवज में लेके सरकार कुछ इंसेंटिव्स भी देगी। ठीक
ठीक बात है। तो 1 से 4 तक। अब क्या इंसेंटिव देगी आगे कभी क्लियर करेगी। तीसरा ये एकदम क्लियर है कि एम्प्लॉयर्स को जो भी ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो पर एम्प्लॉय 3000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 इयर्स रियम्बर्स करेगी। तो यहाँ फिगर्स थोड़ी सी ज्यादा हो गई लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लियर। सरकार चाहती क्या है? सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट करना चाहती है। सरकार इसीलिए एम्प्लॉई के लिए भी मैंडेटरी करना चाहती है और एम्प्लॉयर्स के लिए भी मैंडेटरी करना चाहती है कि वो सोशल सिक्योरिटी पर ध्यान दें और अपने एम्प्लॉयज को पीएफ में रजिस्टर्ड करें। ठीक बात है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों कन्वर्ट करना चाहती है? जाहिर सी बात है, जितना डेटा सरकार के पास रहेगा उतना टैक्सेशन सरकार को मिलेगा, उतना सरकार का रेगुलेटिंग कमांड रहेगा अपनी इकोनॉमी के ऊपर। क्लियर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, जाहिर सी बात है पूरा वही देखेगा जिसको इंटरेस्ट होगा, जो यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहता है, नहीं तो मीम्स देखो और उसको वायरल करते रहो। सॉरी गलत हो गया, मैं किसी एक आदमी को नहीं कहना चाह रहा था। वर्किंग वुमेन का पार्टिसिपेशन लो है, पूछा जा सकता है प्रॉब्लम क्या है वर्किंग वुमेन्स की आज की डेट में, कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस करती हैं, तो ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। तो सरकार भी वर्किंग वुमेन्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, और इस बजट में उन्होंने 2-3 बातें बोली वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स के लिए कोलैबोरेशन करेगी, कुछ नए हॉस्टल्स बनाने के लिए फंड इशू करेगी, कैसे करेगी क्या करेगी, कुछ पुरानी स्कीम से वो आगे की बात है। और इस इंडस्ट्री में क्रच रहे, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा कि हमारे यहाँ कई सारी ऐसी स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, महिला स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर यहाँ पे क्रच होता, मेरी कोचिंग में क्रच होता तो आप क्या करते? तो उन्होंने बोला सर मैं बिल्कुल अपने बच्चे को यहाँ लाती। तो आज किसी बेबी सिटर या किसी प्ले स्कूल में छोड़ने से बेहतर है कि हम अपने साथ ले आते और क्लास करते और उसके बाद लेकर चले जाते। तो क्रच ऑफिसेज में स्टैब्लिश अगर किए जाएं या उनके कोलैबोरेशन से कुछ किया जाए तो डेफिनेटली ये हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री इंश्योर करेगा। क्लियर। अब इसके लिए क्या नियम होने चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए कि नहीं, ये सब सोशल सर्वे का पार्ट होगा, कैसे करना होगा सरकार को। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें थोड़ी बजट पेश करते समय हम थोड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं क्योंकि हर साल यही सब बातें कर रहे होते हैं। 20 लाख लोगों को स्किल एजुकेशन प्रोवाइड होगी अगले 5 सालों में। 20 लाख युवाओं को अगले 5 सालों में क्या करेंगे? स्किल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। कैसे? बाय सेटिंग अप वेरियस आईटीआई इंस्टीट्यूट। ठीक, और अभी हमने बहुत सारे सेटअप कर लिए, आपने ऑलरेडी देखे होंगे, बंद हैं खुले हैं वो एक अलग बात है, लेकिन 1000 आईटीआई ये अपग्रेड करने जा रहे हैं इस बजट में। ठीक है। 7.5 लाख रुपए का लोन ये इशू करेंगे स्टूडेंट्स के लिए या जिनको स्किल मिल रही है ताकि वो अपना कोई काम कर सके। क्लियर। एक इन्होंने नया पॉइंट लाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता है स्टूडेंट्स के लिए लोन बहुत महंगा है पढ़ने के लिए, डोमेस्टिक एजुकेशन के लिए। कोई मिडिल क्लास का बच्चा है वो कहीं कवर्ड नहीं है, उसमें से ऊपर में किसी स्कीम में इसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो 10 लाख रुपए तक अगर वो एजुकेशन करना चाहता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में, यानी देश के अंदर कहीं पढ़ना चाहता है, तो 10 लाख रुपए तक का लोन उसको सरकार देने वाली है। सरकार ने डिक्लेयर किया है कि हर साल हम 1 लाख स्टूडेंट्स को ये लोन प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, ई वाउचर फॉर दिस पर्पस विल बी गिवन फॉर 1 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर। ठीक है। और इसमें कितना इंटरेस्ट सबवेंशन होगा? 3% का। राइट। आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना और मैं बताऊंगा आपको। एक और प्रायोरिटी 3 पे सरकार ने नॉर्थ ईस्ट या पूर्वी भारत को फोकस किया है। का भारत का विकास का जो इंजन है वो कहाँ पे है? पूर्वोत्तर में है। तो पूर्वी भारत को विकास का इंजन बनाने के लिए प्रायोरिटी 3 है। 2047 में विकसित भारत तभी बन सकता है जब पूर्वी भारत विकसित हो। देखिए, सरकार अलग अलग प्लान लेके आएगी, इसे नाम दे रही है पूर्वोदय। ठीक है। फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन का मतलब क्या? ज्योग्राफी वाले, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट आपको पता ही है। ठीक है। सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये इसी बार इंट्रोड्यूस करी है, तो अगेन ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया
कि सब लोग बोलते हैं ना इंडिया पढ़नी बहुत जरूरी है, इसी में से सब स्कीम आती है। एक आधी आदमी होगा जो प्रीलिम्स में टॉप करेगा और पूरा इंडिया याद करके बैठा होगा, नहीं जरूरत है। फोकस रखो, किस चीज पे सरकार का फोकस है वही तुम्हारा क्वेश्चन एरिया का फोकस है। 6-7 महीने इधर उधर हो सकता है, वो एक अलग पॉइंट है। तो कौन सी स्कीम सरकार ने इंट्रोड्यूस करी है? प्रधानमंत्री जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम में कौन बेनिफिशियरी होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सरकार कैसे क्या करेगी इंपॉर्टेंट है। अभी गाइडलाइन नहीं है, आएगी तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट समझिए, इसी में पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए, पूर्वी भारत के विकास के लिए और पूर्वोत्तर के लिए सरकार ने कहा कि हम पोस्टल बैंक्स की ब्रांचेस बढ़ाएंगे। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, आपको पता है जितने भी पोस्ट ऑफिसेस थे भारत में उनको हमने एक सुविधा और दे दी कि उनको पेमेंट बैंक में तब्दील कर दिया, तो इसका नया नाम कर दिया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। 2018 में हमने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है लगभग 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस हैं और 3-3.5 लाख पोस्टल एम्प्लॉयज हैं, और अब चिट्ठी पत्री तो रह नहीं गई, कोई किसी को चिट्ठी भेजता नहीं है, पहले तो बहुत सारी चिट्ठियां भेजी जाती थी। तो अब हम ईमेल के टाइम है, तो अब इनको क्या करें, तो अब इनको सेविंग्स में फोकस करें, बैंक में फोकस करें, क्योंकि आज भी सबसे रिमोट में इनका एक्सेस है। तो पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम 100 नई ब्रांचेस बनाएंगे, किसके लिए? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पढ़िएगा, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो गया क्या? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। कब लॉन्च किया था सरकार ने? 1 सितंबर 2008। 100% इक्विटी ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कुछ प्रोजेक्ट चलाए भी गए हैं ऑलरेडी, बट हमारे इतने काम के नहीं हैं। आगे देखिए, जो फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, आपको पता है ये 3 सेक्टर्स में बटी है पूरी इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। इस पे एक सेपरेट वीडियो है हमारी इकोनॉमिक सीरीज का, देखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर को बोल रहे हैं, और सर्विसेज, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना और सर्विसेज प्रमोट करना सरकार की चौथी प्रायोरिटी है। यहाँ चौथी प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि चौथे नंबर पर है, मतलब पहले ये करेंगे, चौथा फोकस्ड एरिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इसमें चेंज किया, मुद्रा लोन्स। गवर्नमेंट ने छोटे छोटे स्टार्टअप को मदद करने के लिए मुद्रा लोन एस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। इसमें जो चेंज किया कि मुद्रा लोन 3 तरह से होते हैं, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा आपकी कोचिंग्स में या टीचर्स ने बताया होगा, शिशु, किशोर और तरुण। अगर आप 50,000 तक का लोन ले रहे हैं, ठीक है, 0 से 50,000 तक का, तो ऐसे लोन को हम लोग बोलते हैं शिशु मुद्रा लोन। 50,000 से 1 लाख, सॉरी 50,000 से 5 लाख, ये हो गया किशोर, और 5 लाख से 10 लाख हो गया तरुण का। ऐसे लोग जो तरुण लोन कैटेगरी का लोन ले चुके हैं, ठीक है, और वो आगे लोन लेना चाहते हैं, तो कितने लाख तक ले सकते हैं? 20 लाख के लिए। यानी एक नई कैटेगरी और की, ऑल्दो इसका नाम नहीं रखा है इन्होंने, बट कहा ऐसे लोग जो तरुण ले चुके हैं और उसको सक्सेसफुली रीपे कर चुके हैं, वो 20 लाख रुपए तक का और लोन ले सकते हैं। क्लियर? तो यानी डेफिनेटली इससे MSME को बूस्ट मिलेगा। गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया कि MSME यूनिट बनाएगी, किसके लिए? फॉर फूड इरिडेशन, फॉर क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक बात है। अब यहाँ पे प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, व्हाट इज फूड इरिडेशन, ठीक है। ऐसे समझिए, कोई खाना है तो वो खराब कैसे होता है? तो बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड वेनी अदर वेक्टर्स, राइट। तो रेडिएशन, ऐसा रेडिएशन यूज करना ताकि उनके वो जो वेक्टर्स हैं, उनके वो जो वायरसेस वगैरह हैं वो खत्म हो जाए, ये क्या कहलाता है? फूड इरिडेशन कहलाता है। ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रमोट हो सके, क्वालिटी प्रमोट हो, सेफ्टी प्रमोट हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है इस बजट में कि हम बहुत सारी यूनिट बनाएंगे, MSME यूनिट बनाएंगे, किसके लिए? फूड इरिडेशन के लिए, क्वालिटी के लिए और सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज फूड इरिडेशन। पेपर 3 में साइंस वाले पोर्शन में भी पूछा जा सकता है, फूड इरिडेशन क्या है? यार सेल पढ़ने का समय नहीं रह गया है। मैंने देखा है एक लोग पढ़ा रहे थे कोशिका क्या होती है, सेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सब खत्म हो गए जमाने। 1995 के पहले ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे। फोकस रखो इस एरिया पे, और यहाँ से तो पूछा क्या जाएगा कि फूड इरिडेशन क्या है, कौन कौन से मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, मुद्रा लोन मैंने इसमें कवर कर दिया है, लेकिन आप अपने आप से भी इसको डिटेल में पढ़िएगा। तो देखिए, सरकार ने 2015 में इशू किया था मुद्रा लोन, स्कीम इंट्रोड्यूस की थी। किस लिए? ऐसे लोगों को 10 लाख तक का लोन देने के लिए जो
छोटे छोटे उद्योग लगा रहे हैं। मुद्रा लोन 3 कैटेगरी में बांटे गए थे, शिशु किशोर और तरुण। शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। अब एक और इन्होंने एडल्ट वयस्क इशू कर दिया, नाम नहीं दिया है बट अब 20 लाख तक कर रहे हो तो वयस्क हो गया, हमारी उम्र के लोगों को लोन देंगे। क्लियर? और ये भी डिक्लेयर किया कितनी यूनिट करेंगे, 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडेशन यूनिट फॉर एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने कवर कर दिया। एक सेपरेट वीडियो भी हमारी इन्वायरमेंट वाली सीरीज में हम कवर करेंगे इसको भी। हर बजट के उस पॉइंट को जो साइंस और बायोडाइवर्सिटी के सेक्शन से रिलेटेड है वो वहां पे आपको उसका कवरेज मिल जाएगा। फूड इरिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग फूड एंड फूड प्रोडक्ट टू आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज गामा, इलेक्ट्रॉन बीम्स, एक्सरे। ये भी पूछा जा सकता है ना, प्रीलिम्स में जरूर पूछा जा सकता है। फूड इरिडेशन होता क्या है, कौन कौन सी रेस से इसको किया जा सकता है। ठीक है, आपके घर में यूवी रेस से पानी साफ करते हैं ना, अल्ट्रावायलेट से। देखो जो आरओ लगा होगा गुलाबी वॉयलेट कलर की लाइट आती होगी, नीली कलर की लाइट आती होगी। ऐसे ही 100 फूड क्वालिटी सेफ्टी टेस्टिंग सेंटर बनाने जा रही है गवर्नमेंट। तो फूड प्रोसेसिंग ये पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे शब्द प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मगर ध्यान से देखो तो मैंने कोई भी फिगर डिस्कस करी है क्या, और मैं चैलेंज करता हूं पिछले 5-7 सालों का पेपर लेकर और कोई भी फिगर पूछे जा रही हो तो अगर फिगर पूछी जाएगी तो कैसे पूछी जाएगी, हम लोग पढ़ाएंगे उसको भी। देखिए सपोज करो कि ऐसे पूछा जाएगा कि क्या जीडीपी ग्रो कर रही है कंसिस्टेंटली, या आप ऐसे बोलेंगे कि 2021 में जीडीपी स्लाइटली कम हुई है, ग्रोथ रेट कम हुई, अब ग्रोथ लगातार बढ़ रही है, या इस साल की ग्रोथ पिछले साल की ग्रोथ की तुलना में कम थी। तो इसके लिए फिगर नहीं, इसके लिए समझ विकसित करनी है। क्लियर हो गया। 100 फूड क्वालिटी सेटअप और बनाने जा रही सरकार विद NABL। NABL शायद नेशनल एग्रीगेटेड बायो लेबोरेटरी, थोड़ा सा पढ़िएगा NABL के बारे में क्या है। ठीक है, होमवर्क समझ के पढ़ लो। स्किल डेवलप करने के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया, बोला कि जो 500 टॉप कंपनीज हैं उसमें 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में इंटर्नशिप करने को मिलेगा। 12 महीने की इंटर्नशिप रहेगी और 5,000 रुपए महीना कौन देगा, सरकार। जाहिर सी बात है ना, आपको जब बहुत अच्छी जगह काम करने का मौका मिलेगा गवर्नमेंट उसके लिए पैसा भी देगी, और उससे सबसे अच्छी बात यह होगी आपके लिए कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। उससे आपका जो CV है, जो आपका एल्मा मैटर है, वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम, और एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को 500 टॉप कंपनियों में वो इंटर्नशिप करने का मौका देगी, और इसके लिए पैसे भी देगी। कितने, 5,000 पर मंथ। अब बस देखना इतना है कि धरातल पे कितनी स्कीम्स पहुंचती हैं और कितनी नहीं। याद रखिएगा, पॉलिसी पैरालिसिस और इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम ये हमारे दुखों का कारण है और गवर्नमेंट की बातों को ना पूरा होने का कारण है। बार बार नए नए बजट बनाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा फोकस हमें इनके क्लियर इंप्लीमेंटेशन पर भी करना होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रायोरिटी नंबर 5 है अर्बन हाउसिंग। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना आपने पढ़ी होगी स्कीम, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से PM आवास योजना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्बन 2.0 स्कीम, कहा कि अगले कुछ सालों में 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली को हम लोग क्या करेंगे, घर इशू कराएंगे, जिसके लिए लगभग 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। ठीक बात है। तो हाउसेस की नीड, प्रधानमंत्री जो पुअर लोग हैं या होमलेस लोग हैं, लैंडलेसनेस है, उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इंपॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना हमेशा से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा PM स्वनिधि, अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक और PM स्वनिधि करा। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी समस्या है, जहां जाते हटाए जाते हैं, तो उनके लिए हाट बनाई जाए, वीकली हाट बनाई जाए, उनको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाए। इस पर के लिए गवर्नमेंट की एक स्कीम है PM स्वनिधि स्कीम। ये पहले लॉन्च की गई थी, बस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप ये भी पढ़ेंगे कि कैसे स्ट्रीट वेंडर को प्रमोट करने से हम इकोनॉमी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक बात है, ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें स्कीम्स लानी होगी, क्योंकि भारत का, विकसित भारत का सपना तभी पूरा हो सकता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे सर्विसेज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट करें। आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड, राइट।
तो हमने ये तय किया इस बजट में कि कितने 100 वीकली हार्ट्स करेंगे। छठा हमारा फोकस है एनर्जी सिक्योरिटी पर। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इंट्रोड्यूस की गई थी, पहले पता है कि सोलर रूफटॉप एस्टेब्लिश करने के लिए इस बजट में हमने तय किया कि हम लोग 1 करोड़ नए हाउस होल्ड घरों को इनेबल करेंगे कि वो हर महीने 300 यूनिट बिजली का उत्पादन कर पाए। क्लियर? इस योजना को भी पढ़ेंगे, पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी योजनाएं कवर हैं। जिसको भी चाहिए होगा वो हमें व्हाट्सएप करना, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हम लोग उसको भेज देंगे। सातवां सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर, खूब फोकस किया जाता है। गिनने पड़ेंगे भैया, हम लोग मास्टर आदमी इतना नंबर नहीं गिन पाते हैं। देखते हैं 1 2 3 4 11 करोड़, बहुत सारा पैसा भैया, पता नहीं, गिन लेना अपने आप से। इतना पैसा किसके लिए दिया जा रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? कैपेक्स, CAPEX, कैपिटल एक्सपेंडिचर ना। सरकार कितना पैसा अपने जीडीपी का कितना हिस्सा कैपिटल के प्रोडक्शन में लगा रही है, रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने में। व्हाट इज कैपिटल? मैन मेड रिप्रोड्यूसिबल मीन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कैपिटल। तो कितना पैसा लगा रही है, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार ने डिक्लेयर किया कि इस बार जीडीपी का 3.4% पैसा कहां पे लगेगा? कैपेक्स में लगेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगेगा। जितने शेयर वाले लोग हैं वो सब फोकस करने लगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, करना भी चाहिए। 3.4%। अब यहां एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि पिछली बार कितना था? यह सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर में जीडीपी का कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज पॉइंट ग्रो कर रही है, कितना बढ़ा रही है हिस्सा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्होंने कहा कि हम लोग कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं? 3.4%। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे पैसा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इसका फेज 4 चल रहा है, PMGSY। ठीक बात है। प्रधानमंत्री अर्बन डेवलपमेंट योजना में पैसा लग रहा है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। हिमाचल प्रदेश में फ्लड मैनेजमेंट के लिए इनको काम करना है और बहुत सारी काम इनको करने हैं, इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझिए, इसके लिए एक सेपरेट हम लोग का टॉपिक है पेपर नंबर 3 में, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, पेपर 3 मीन्स में, उसमें हम लोग ने कवर किया हुआ। इसके एक आध पॉइंट काम में है, बस ये वाला जो पॉइंट है ना 3.4% ऑफ जीडीपी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कवर कर दिया। कैपेक्स पढ़ लीजिएगा। बिल्डिंग रोड्स, हॉस्पिटल, लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट, इन सब में खर्चे को क्या बोल रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस बार कितना लगाएगी सरकार? 3.4% ऑफ जीडीपी। अच्छा खासा अमाउंट है। मुझे बताना कि डिफेंस में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है। प्रायोरिटी 8 है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। सरकार ने डिक्लेयर किया है कि स्पेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, 5 गुना बढ़ाने के लिए अगले 10 सालों में एक कैपिटल वेंचर कैपिटल फंड एस्टेब्लिश किया 1000 करोड़ का। तो एक 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड हमने एस्टेब्लिश किया है स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। ध्यान से देखो भैया, स्पेस इकोनॉमी इंपॉर्टेंट हो गई प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्पेस इकोनॉमी, राइट। प्रायोरिटी 9 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म क्या है समझिए। इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जो ये जन विश्वास बिल है, इसको प्रमोट करना। किस तरह से हम बिजनेस इजी कर सकते हैं, किस तरह से इकोनॉमी को डिजिटलाइज कर सकते हैं, 2047 के सपने को किस किस तरह से पूरा कर सकते हैं, इसके लिए जो प्रोविजन है उसको हम लोग कहां रख रहे हैं? नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में, प्रायोरिटी नंबर 9। तो देखो 2047 के विकसित भारत के सपने को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2024 का बजट है। इसके लिए 9 प्रायोरिटी सेक्टर हैं। 4 युवा, महिला, गरीब, और एक और है कोई, युवा, महिला, गरीब और बेरोजगार, ऐसा कुछ होगा, किसान, अन्नदाता, सॉरी, युवा, महिला, अन्नदाता और गरीब, इन चारों पे कैसे कैसे फोकस किया गया है, ये बजट है। ये इस बजट का पार्ट 1 है। इसी तरह से इसको हम एक पार्ट में और डिस्कस करेंगे, पार्ट 2,
जिसमें हम लोग इसको और तरीकों से देखेंगे, इसमें मेंस के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें मैं आपको जो अगला वीडियो होगा उसमें क्वेश्चंस बताऊंगा भी कि क्या क्या आप तैयार कर लें। पार्ट 3 में हम लोग फैक्ट एंड फिगर्स पर फोकस करेंगे। एक इस तरह से पढ़ेंगे कि जो लास्ट ईयर में है या पिछले कुछ सालों में चला आ रहा है उसके कंपैरिजन में कैसा चल रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।